हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अब वक्त है डरने का। अगर आपको भूतों, चुड़ैलों और अलग अलग टॉपिक्स की सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर हफ्ते आपके लिए बहुत सी सच्ची और मज़ेदार डरावनी कहानियां लेकर आता हूं। साथ ही आप मेरे एनिमेशंस हॉरर चैनल और मेरे कॉमिक्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन दोनों के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज मैं आप लोगों को डराने के लिए लेकर आया हूं सब्सक्राइबर्स की भेजी कुछ और सच्ची डरावनी कहानियां। तो खुद भी सुनिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मजा लीजिए इन डरावनी कहानियों का। मेरा नाम मनीष कोहली है। मैं राजस्थान के जयपुर का रहने वाला हूं। मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूं यह मेरे पिताजी के साथ घटी थी जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। यह बिल्कुल सच्ची घटना है। मेरे पिताजी हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे। इतने बड़े कि पिताजी मंगलवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक बिना पानी पिए रहते थे। पिताजी बताते थे कि हनुमान भगवान ने उन्हें दर्शन भी दिए हैं और वो उनसे बातें भी करते हैं। तो एक दिन मेरे पिताजी अपनी एक बुआ की लड़की के जन्मदिन में उनके घर गए हुए थे। तो रात में जन्मदिन की पार्टी खत्म होने के बाद रात करीब 1 बजे पिताजी अकेले ही अपने घर वापस आ रहे थे। उन्होंने अपने एक हाथ में एक देसी घी की डोली भी पकड़ी हुई थी। जिस रास्ते से पिताजी आ रहे थे वहां बीच में एक रेलवे फाटक पड़ता है। लोग बताते हैं कि वो फाटक भूतिया है। वहां बहुत से लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन मेरे पिताजी बहुत बहादुर थे। वो इन सब चीजों से नहीं डरते थे। तो जैसे ही पिताजी उस पटरी को पार करके जाने लगे तो उनके दोनों पैर उन पटरियों के ऊपर जम गए, मानो जैसे कि किसी ने उनके पैरों को जोर से जकड़ लिया हो। पिताजी बहुत देर तक अपने पैरों को छुड़ाने की कोशिश करते रहे और कोशिश करते करते बहुत थक गए, लेकिन उनके पैर नहीं छूटे। पिताजी मन ही मन सोच रहे थे कि अब तो वो पक्का मारे जाएंगे। किसी भी वक्त वहां ट्रेन आने वाली थी। पिताजी मन ही मन हनुमान जी को याद करने लगे और मन ही मन उनको आवाज दी कि हनुमान जी मेरी रक्षा करो। और जैसे ही उन्होंने हनुमान जी का नाम लिया उसी वक्त ना जाने कहां से वहां पर एक बूढ़े बाबा जी आ गए। उन बूढ़े बाबा जी ने पिताजी से पूछा कि बच्चे, तुम इतनी रात इन पटरियों के बीच खड़े क्या कर रहे हो? तो पिताजी ने उनको सारी बात बताई। लेकिन उसके बाद जो हुआ पिताजी बिल्कुल हैरान रह गए। उन बाबा जी ने पिताजी से कहा कि मेरा हाथ पकड़ो। और पिताजी ने जैसे ही उनका हाथ पकड़ा तो अचानक एक झटके से पिताजी पटरियों से दूर जा गिरे। लेकिन जैसे ही उन्होंने उठ के देखा तो देखा कि वो बाबा जी वहां से चले गए थे। पिताजी ने सोचा कि इतनी जल्दी वो कैसे जा सकते हैं। उसके बाद पिताजी जल्दी से अपने घर वापस आ गए। सुबह हुई तो दादी जी ने उनसे पूछा कि तुम सारी रात कहाँ थे? तो पिताजी ने उनको रात की सारी बात बताई। पिताजी की बात सुन के घर के सब लोग परेशान हो गए। फिर दादी जी एक बाबा को लेकर घर में आई और उनको पिताजी की सारी कहानी बताई। तो उस बाबा जी ने बताया कि इसके साथ कल रात जो कुछ हुआ था, मतलब कि जिसने इसके पैरों को पटरी के ऊपर जकड़ा था, वो और कोई नहीं बल्कि इसी के एक दोस्त सोहन ने किया था। सोहन के बारे में बताऊं तो सोहन पिताजी का बचपन का दोस्त था और वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। एक दिन पिताजी और सोहन दोनों खेलने में इतना लगे रहे कि उन्हें घर जाना ध्यान ही नहीं रहा। फिर रात में जब सोहन देर से अपने घर पहुंचे तो देखा कि घर के सब लोग सो चुके थे। तो वो भी चुपचाप बिना खाना खाए सो गए। लेकिन सुबह होते ही उसके पिताजी ने उसकी बहुत पिटाई की और बुरा भला कहा। तो सोहन गुस्से में घर से बाहर चला गया। फिर बहुत देर बाद भी
जब वो घर वापस नहीं आया तो सब लोग उसको ढूंढने बाहर गए तो देखा कि उस रेलवे फाटक पर ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई थी। उसके पिताजी को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन उस दिन के बाद से सोहन की आत्मा उसी पटरी पर भटकने लगी और उस रात उनके उस दोस्त सोहन ने ही उनके पैरों को जकड़ा था, जिससे कि वो भी ट्रेन की चपेट में आकर मर जाए और फिर वो उनकी आत्मा को अपने साथ ले जाए। लेकिन हनुमान जी ने उस रात पिताजी की जान बचा ली थी। ये एक बिल्कुल सच्ची कहानी है। मेरा नाम विवेक है। मैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के पास पिंडारी का रहने वाला हूं। मैं आपको दो छोटी लेकिन बिल्कुल सच्ची कहानियों के बारे में बताना चाहता हूं। बचपन में मेरी दादी मुझे बताया करती थी कि पहले हमारा गांव चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ था और यहाँ लोग भी बहुत कम रहते थे। जंगल में ही एक बड़ा सा तालाब है जिसके पास एक बहुत पुराना शिव मंदिर है। दादी बताती थी कि पहले वहां भूतों का मेला लगा करता था। तो ऐसे ही एक बार की बात है, दोपहर के समय दो भूत हमारे गांव के अंदर आ गए और गांव के एक पंडित जी के घर जाके उनका दरवाजा खटखटाने लगे। पंडित जी बाहर आए तो भूतों ने उन्हें अपने घर पूजा करने के लिए चलने को कहा। तो पंडित जी उनके साथ चलने को तैयार हो गए। लेकिन रास्ते में उनके साथ जाते जाते पंडित जी को बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन वो चुपचाप चलते रहे। तभी कुछ दूर जाने के बाद उनकी नजर उन दोनों के पैरों पर पड़ी। उन्होंने देखा कि उनके पैर उल्टे थे। वो देखते ही वो समझ गए कि ये लोग इंसान नहीं हैं, लेकिन वो डरे नहीं। उन्होंने कहा कि वो अपनी पूजा की कुछ सामग्री घर पे ही भूल आए हैं, वो जल्दी से वो सामग्री लेकर आते हैं। ये कहकर वो अपने घर वापस आ गए। उसके बाद वो दोनों आदमी उनके घर वापस नहीं आए। ये दूसरी कहानी मेरे छोटे दादाजी के साथ घटी थी। मेरे दादा दो भाई थे। उनके छोटे भाई का घर भी बिल्कुल उनके घर के साथ में ही था। उन दिनों गांव में सबके पास टीवी नहीं होता था, बस किसी किसी के पास ही होता था। इसलिए आस पड़ोस के सब लोग मेरे दादाजी के यहां ही टीवी देखा करते थे। तो ऐसे ही एक रात अचानक मेरे छोटे दादा के घर की छत से, जो कि टिन की बनी हुई थी, वहां से ऐसी आवाज आने लगी जैसे कि कोई छत पे चढ़ के टिन को अपने नाखूनों से खरोंच रहा है। सबको लगा कि शायद कोई बिल्ली होगी, इसलिए पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो आवाज बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहां तक कि आस पड़ोस के लोग भी टीवी देख के अपने अपने घरों में जा चुके थे, लेकिन वो आवाज लगातार आए जा रही थी। ऐसे ही रात के 11 बज गए। घर के सब लोग टॉर्च मार के देखने लगे, लेकिन छत पे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। यहां तक कि दादाजी ने छत पे चढ़ के भी देखा, लेकिन जैसे ही वो छत पे चढ़ते तो वो आवाज बंद हो जाती और नीचे आते ही फिर से आने लगती। ऐसा कई बार हुआ। आखिर में परेशान होकर सब लोग सोने के लिए चले गए। सबने सोचा कि कल दिन में अच्छे से चेक करेंगे। फिर सुबह होने पर उन्होंने छत पे जाके अच्छे से चेक किया, लेकिन वहां उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे आवाज हो सकती थी। लेकिन फिर रात होते ही वही आवाज फिर से आने लगी। अब ऐसा रोज होने लगा था। रात होते ही उन्हें छत से वही खरोंचने की आवाजें आने लगती। एक दिन मेरी छोटी दादी ने नोटिस किया कि जैसे सोते हुए कोई उनका गला दबा रहा है। उनके हाथ पैर सब सुन पड़ गए थे और उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। उन्होंने दादाजी को ये बात बताई तो दादाजी ने ये उनका वहम समझ के ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगली 3-4 रातों तक दादी के साथ ऐसा ही होता रहा। फिर एक रात
मेरे छोटे दादा को रात में सोते हुए अपने बिस्तर के नीचे से एक बहुत ही डरावनी आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुन के दादाजी इतना डर गए कि उसी वक्त भाग के घर के बाहर चले गए और बाकी सबको बुला लिया। लेकिन फिर जब सबने घर के अंदर चेक किया तो उनको कोई नहीं मिला। फिर कुछ दिन बाद एक दिन जब दादी धोने के लिए बिस्तर से चादर निकाल रही थी तो उन्होंने देखा कि चादर पे खून लगा हुआ था। वो देखकर वो बहुत डर गई और सबको वो दिखाया। तो सबसे बड़े दादाजी ने एक बाबा को घर में बुलाया। बाबा ने आके पूरे घर को अच्छे से देखा तो बताया कि इस घर में एक जिन का साया है। फिर उन्होंने पूरे घर को अपने मंत्रों से बांधा और घर के मेन दरवाजे में सूअर की हड्डी को एक लाल कपड़े में बांध के लटका दिया। उस दिन के बाद से उनके घर में वैसी कोई घटना फिर कभी नहीं हुई। मेरा नाम हीरा प्रसाद है। मैं उड़ीसा का रहने वाला हूं। मैं आपको एक सच्ची कहानी के बारे में बताना चाहता हूं जो कि तब घटी थी जब मैं 4th क्लास में पढ़ता था। हमारा स्कूल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होता था। स्कूल बिल्कुल हमारे गांव में हमारे घर के पास ही था। इसलिए दोपहर में जब लंच होता था तो बच्चे घर जाके खाने के लिए थाल ले आते थे। स्कूल में मेरा एक दोस्त था जिसका नाम कान्हा था। वो हमारे साथ ही पढ़ता था। उसके पापा का नाम विभूति था और वो झाड़ फूंक वगैरह के बहुत अच्छे जानकार थे। उन्हें इन सब चीजों का बहुत अच्छा ज्ञान था। हमारे स्कूल में एक प्लेग्राउंड भी था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे स्कूल में एक जादूगर आया हुआ था अपना खेल दिखाने के लिए। उस दिन कान्हा के पिताजी भी पास के दूसरे किसी गांव में गए हुए थे। तो उस दिन शाम 4 बजे स्कूल छूटने के बाद हम सब लोग ग्राउंड में ही रुक गए जादू का खेल देखने के लिए। हम सब दोस्त आपस में खड़े बातें कर रहे थे। कान्हा हमें बता रहा था कि उसके पिताजी बताते हैं कि ज्यादातर जादू सिर्फ हाथ की सफाई ही होती है, लेकिन कुछ जादूगर काले जादू का भी इस्तेमाल करते हैं। वो किसी को भी काले जादू से एक जगह से गायब करके दूसरी जगह ला सकते हैं। हम सब इस बारे में बातें कर ही रहे थे कि उस जादूगर के एक साथी ने हमारी बातें सुन ली और उस जादूगर को जाके बता दिया कि ये लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। तब तक शाम हो चुकी थी। कान्हा के पिताजी भी घर लौट चुके थे। घर आके उन्हें पता चला कि कान्हा के स्कूल में जादूगर आया हुआ है जादू का खेल दिखाने के लिए। तो वो भी उसको देखने के लिए स्कूल में चले गए। तब तक वो जादूगर अपने कुछ छोटे मोटे खेल दिखा के सबका मनोरंजन कर रहा था। फिर कुछ देर बाद उसने ऐलान किया कि अब वो एक खतरनाक खेल दिखाएगा। उसने कान्हा को इशारा करके अपने पास बुलाया उसके खेल का हिस्सा बनने के लिए। सब बच्चे तालियां बजा रहे थे। तो कान्हा उसके खेल में शामिल होने के लिए तैयार हो गया। फिर जादूगर ने उसको एक बड़े से बॉक्स के अंदर लेटाया और फिर उसके ऊपर काला जादू करने लगा। कुछ देर बाद उसने वो बॉक्स हटाया तो सबने देखा कि कान्हा वहां नहीं था। वो वहां से गायब हो चुका था। लोग जादूगर से पूछने लगे कि वो कहाँ है। तो वो बोला कि उसने उसे बहुत दूर भेज दिया है। इसी बीच कान्हा के पिताजी भी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने उसी वक्त अपने गुरुजी को याद किया तो उन्हें पता चला कि इस जादूगर ने उनके बेटे के ऊपर काला जादू करके उसे दूर एक शमशान घाट के एक पेड़ के ऊपर भेज दिया है। तो वो जल्दी से अपनी मोटरसाइकिल लेकर वहां से गए और कान्हा को शमशान से वापस ले आए। लेकिन उन्होंने उस जादूगर को यह बात नहीं बताई कि वो उसको ले आए हैं। वो फिर से स्कूल में पहुंचे और उससे पूछने लगे कि उसको कहाँ गायब किया है, उसको जल्दी से वापस लेकर आओ। तो जादूगर बोला कि वो अब उसको वापस नहीं ला सकता और इतना कह के
वो वहां से जाने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से निकल पाता, विभूति जी ने उसको अपने मंत्रों की शक्ति से बांध के लिटा दिया और पास के एक तालाब में डाल दिया। फिर जब वो जादूगर छटपटाने लगा तो उन्होंने उसको बाहर निकाल लिया। फिर उस जादूगर ने सारी बात उनको बताई कि उसने उसे अपने काले जादू से गायब करके दूर पहुंचा दिया था। उसके बाद विभूति जी ने उसके काले जादू को अपनी शक्ति से नष्ट कर दिया और वहां से भगा दिया। कान्हा भी घर में बिल्कुल सही सलामत था। मेरा नाम शेखर कुमार है। मैं गाजियाबाद के रहसपुर में रहता हूं। ये किस्सा मेरे एक दोस्त खेमचंद के साथ हुआ था। ये बात तब की है जब मैं 12 साल का था और गांव के ही एक स्कूल में पढ़ा करता था। मैं, खेमचंद, उसका भाई राहुल और हमारा एक दोस्त आमिर, हम चारों उसी स्कूल में पढ़ते थे। खेमचंद के पिताजी कुछ साल पहले ही मध्य प्रदेश से वहां आए थे और वो रिक्शा चलाया करते थे, जबकि आमिर के पिताजी एक धोबी थे। एक बार खेमचंद ने अपने किराए का घर बदलकर एक दूसरी जगह किराए पर घर ले लिया था। वो जगह गांव से बाहर की तरफ पड़ती थी और वहां बहुत सारे पेड़ और झाड़ियां वगैरह भी थीं। ठीक उसके घर के बगल में ही एक पीपल का पेड़ भी था, जो कि देखने में ही बहुत अजीब सा लगता था। उसको देखने से ही मुझे डर लगता था। फिर कुछ टाइम बाद आमिर ने भी उसी घर में ही एक कमरा किराए पर ले लिया। असल में वो घर किराए पर देने के लिए ही बनाया गया था। वो बहुत ही बड़ा था और उसमें बहुत सारे कमरे थे। गांव के बाहर होने की वजह से उन कमरों का किराया भी बहुत सस्ता था। मेरी आदत थी कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद मैं खेलने के लिए खेमचंद के घर में ही चला जाता था। वहां हम चारों शाम तक खेलते और मस्ती करते। वो तीनों उसी घर में रहते थे, लेकिन मैं वहां से दूर गांव के अंदर रहता था। फिर ऐसे ही एक दिन शाम के वक्त हम चारों बैठे बातें कर रहे थे तो खेमचंद ने हमें बताया कि उस घर में जो खाली कमरे हैं उनमें से एक कमरे में एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती है और वो मुझसे बातें भी करती है। पहले तो हमें उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर जब उसने हमसे कहा कि वो हमें भी उससे मिलवा सकता है तो हम सब भी उससे मिलने को तैयार हो गए। वो अगले दिन हमें उस लड़की से मिलवाने वाला था। मैं भी देखना चाहता था कि वो लड़की दिखने में कैसी है, लेकिन अगले दिन मैं उनके घर में नहीं जा सका क्योंकि मेरी मम्मी को पता चल गया था कि मैं गांव के बाहर वाले उस घर में खेलने जाता हूं जिसमें 1 महीने पहले एक लड़की ने फांसी लगाई थी। मेरी मम्मी ने मुझे वहां जाने से साफ मना कर दिया, लेकिन मैं बस एक बार ये देखना चाहता था कि जिस लड़की से खेमचंद बातें करता है वो दिखने में कैसी है। तो उसके अगले दिन जब हम तीनों स्कूल में मिले तो मैंने उनसे पूछा कि तुमने उस लड़की को देखा क्या? तो आमिर बोला, हाँ, हम तीनों उस लड़की से मिले थे। वो लड़की बहुत खूबसूरत है। उनकी बात सुन के मुझे भी उस लड़की से मिलने का मन करने लगा। आमिर ने मुझसे पूछा कि तू कल क्यों नहीं आया था? तो मैंने कहा कि मेरी मम्मी ने मुझे वहां जाने से मना कर दिया था क्योंकि वहां 1 महीने पहले एक लड़की ने फांसी लगाई थी, लेकिन उनको मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उनको लगा कि मैं ऐसे ही बहाना लगा रहा हूं। फिर घर जाने के बाद मैंने मम्मी से पूछा कि आपको उस लड़की के बारे में किसने बताया? तो मम्मी एक पुराना न्यूज़पेपर निकाल के लाई और मुझे दिखाने लगी। उसमें उस लड़की की फोटो थी जिसने उस घर में फांसी लगाई थी। मैं उस फोटो को काट के अगले दिन स्कूल ले गया और वो फोटो आमिर को दिखाई तो उसने कहा कि ये तो वही लड़की है। सबको बहुत हैरानी हुई, लेकिन फिर अगले ही दिन खेमचंद और राहुल को बहुत तेज बुखार हो गया। खेमचंद के भाई राहुल को भी
खून की उल्टियां होने लगीं और 1 हफ्ते बाद ही उसकी मौत हो गई। फिर करीब 2-2.5 हफ्ते बाद एक दिन जब आमिर के पापा हमारे घर के सामने से जा रहे थे तो मैंने उनको नमस्ते की। उन्होंने मुझे बताया कि आमिर बीमार है, उससे मिल लेना, उसको अच्छा लगेगा। तो मैंने उनको उस लड़की के बारे में सारी बात बता दी। मुझे लगा था कि आमिर ने अपने पापा को पहले से ही ये सब कुछ बता दिया होगा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया था। ना ही खेमचंद ने अपने घर में कुछ बताया था। तभी आमिर के पापा के पास फोन आया। पता चला कि आमिर ने फांसी लगा ली है, उसकी भी मौत हो गई। आमिर के पापा ने उस लड़की की सारी बात खेमचंद के पिताजी को बता दी तो वो अगले ही दिन खेमचंद को लेकर अपने गांव वापस चले गए। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं मुझे नहीं पता, पर यह कहानी बिल्कुल सच है। मेरा नाम विकास पांडे है। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूं। मैं जो बात आपको बता रहा हूं यह मेरी मौसी के बेटे के साथ हुआ था, जो कि जमुना पार रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस इलाके में वो लोग रहते हैं वहां ऐसी बहुत सी भूतिया घटनाएं होती रहती हैं। मेरी मौसी बांदा जिले के राशिद गांव में रहती हैं। उस जगह बहुत से पहाड़ हैं और बहुत से लोगों का भूत प्रेतों से सामना होता रहता है। तो असल में हुआ ऐसा था कि उनके गांव की कोई रस्म थी जिसमें हमारे परिवार के सब लोग गांव से बाहर पैदल पूजा करने के लिए गए थे। वहां रास्ते में एक पानी की नहर पड़ती है जिसके ऊपर एक छोटा सा पुल भी बना है। उस पुल को पार करने के बाद एक शमशान घाट भी पड़ता है। हमारा परिवार भी रस्म के लिए गांव के बाहर आया हुआ था। मेरी मौसी का लड़का भी उन्हीं लोगों में शामिल था, लेकिन गांव से बाहर जाने के थोड़ी देर बाद ही उसको बहुत थकान महसूस होने लगी। उसने कहा कि वो घर वापस जाना चाहता है, तो वो अकेले ही वहां से वापस अपने घर आने लगा। लेकिन जब वो उस पुल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक बरगद के पेड़ के पास एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जो कि वहां खड़ी कुछ अजीब सी भाषा में कुछ कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। फिर जब वो उस बुढ़िया के पास से निकलने लगा तो उसने उस औरत का चेहरा बिल्कुल ध्यान से देखा। उस औरत का चेहरा बिल्कुल जला हुआ था और वो उस वक्त भी कुछ कुछ बोले जा रही थी। वो देख के वो बहुत डर गया और जल्दी से भाग के अपने घर में चला गया। घर पहुंच के उसने ये बात सबको बताई। उसके बाद उसे अगले 3-4 दिनों तक बहुत तेज बुखार रहा। फिर उसके घर वालों ने एक बाबा को घर में बुला के उसके ऊपर झाड़ फूंक करवाया और तब जाके उसकी तबीयत ठीक हो सकी।